तो भाई लोग, इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का ये पार्ट 4 है। और पिछले पार्ट को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि अपोनेंट टीम की एक लड़की हमारे एमसी की टीम के एक दो लोगों का हरा के बहुत ही ज्यादा घमंड में आ जाती है। और ये सब देख के हमारे एमसी की टीम में से एक लड़की ये ठान लेती है कि इसे तो मैं जरूर हराऊंगी। और अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़की रिंग में जाते ही अपने अपोनेंट को ढेर कर देती है और मैच को जीत जाती है। और इधर हमारी क्वीन नान हर एक जीत पे चेयर कर रही होती है। और यहाँ हमारा एमसी फिर से क्वीन नान को शाबाशी देता है। हमारा एमसी क्वीन नान को कहता है कि अगर तुमने पहले राउंड में उस सीनियर को ना हराया होता तो उससे हराना काफी मुश्किल होता। ये सारी मैचेस लगभग 2 घंटे तक चलती हैं। और अपोनेंट टीम का कोच बोलता है कि लगता है तुम्हारी टीम में बस 4 लोग बचे हैं, अब तो हमारी जीत पक्की है। और हमारे एमसी के कोच बोलते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है, असली मुकाबला तो अब स्टार्ट होगा। ये चारों मेरे क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं। और नेक्स्ट मैच के लिए हमारे कोच हियू को चुनते हैं। और ऑर्डर मिलते ही हमारा हियू रिंग में कूद जाता है। हियू कहता है कि मेरे हाथ तो एक्शन के लिए तड़प रहे हैं, तो सीनियर्स क्या आप रेडी हैं मेरे रॉक हार्ड पंचेस को फेस करने के लिए? और ये सुन के एक सीनियर बोलता है कि बच्चे ऐसी क्रिंजी बातें करना बंद करो। और ये सुनते ही हमारा हियू उस लड़के के फेस पे एक जोरदार किक मारता है। और वो कहता है कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे डायलॉग के बीच में बोलने की, भग जा यहाँ से। और ये किक इतना पावरफुल था कि वो सीनियर सीधा जाके रिंग के बाहर गिरता है। तुझ जैसे लड़के के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से दूसरों की बातों को क्रिंज बोलने का? कभी अपना मुंह देखा है? तभी कोई अपने स्ट्रॉन्ग पैरों के साथ रिंग में एंट्री लेता है। और वो लड़का कहता है कि तेरे घमंड को मैं अभी उतारता हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होता है। और तभी वो लड़का अपने बहुत बड़े पंचे से हमारे हियू को मारने जाता है, पर हमारा हियू एन मौके पे उसके पंच को डॉज कर लेता है। और वो लड़का अभी सोच ही रहा था कि आखिर इसने मेरे पंच को डॉज कैसे किया, तभी उसके मुंह पे एक जोरदार किक पड़ता है और ये लड़का भी रिंग के बाहर चला जाता है। और ये सब देख के सारी लड़कियां हमारे हियू को चीयर करने लगती हैं। और इसके बाद हमारा हियू एक एक करके कई लोगों को हरा देता है। लगातार 5 लोगों को हराने के बाद भी हमारा हियू रिंग में अभी भी खड़ा था, पर उसके फेस पे साफ दिख रहा होता है कि उसका स्टैमिना खत्म हो रहा है। और सैडली 6th राउंड में हमारा हियू हार जाता है। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमारे एमसी की टीम में उसे मिला के 3 लोग थे, पर अपोनेंट टीम में अभी भी 13 लोग बाकी थे। और नेक्स्ट राउंड के लिए हमारे कोच वैंग शूजी को चुनते हैं। और वैंग एंट्री लेते ही एक के बाद एक 10 लोगों को हरा देता है। पर सैडली 11th राउंड में स्टैमिना के खत्म होने की वजह से वो भी हार जाता है। और अगली बारी आती है लू गैंग की। और लू गैंग आते ही उनकी टीम के टॉप 2 प्लेयर्स को हरा देता है। और हमारे एमसी के कोच बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो बस एक ही प्लेयर बचा है, क्या तुम हार मानना चाहते हो? और वो कोच बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि हम हारेंगे। और तभी वो एक नाम बुलाता है, वैंग जिन। और हम देखते हैं कि ये बंदा लू गैंग का लगभग डबल ट्रिपल होता है। और लू गैंग कहता है कि क्या हुआ, ये बस थोड़ा बड़ा और मोटा है, मैं अब भी इसे सुला सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लू गैंग एक बहुत जोर का पंच उस मोटे लड़के को मारता है। और पंच करते ही हमारे लू गैंग को फील होता है कि उसने जैसे किसी रबर को पंच किया हो, पर वो रुकता नहीं और लगातार पंचेस उस मोटे लड़के पर बरसाने लगता है। और थोड़ी देर में हमारे लू गैंग को समझ में आ जाता है कि ये इतना मोटा है कि मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी वो मोटा लड़का कहता है कि तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी। और तुरंत ही वो मोटा लड़का हमारे लू गैंग का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। और एक झटके में ही वो मोटा लड़का हमारे लू गैंग को रिंग के बाहर फेंक देता है। और ये सब देख के हमारे एमसी के कोच बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़का तुम्हारी टीम में आया कहाँ से? और वो कोच कहता है कि ये लड़का पिछले सेमेस्टर में ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो हारने के लिए तैयार हो जाओ, और हमारी बेट तो तुम्हें याद ही होगी, हारने वाला पूरी टीम को लंच पे ले जाएगा। और हमारे एमसी के कोच सोचते हैं कि अबे यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था इसके पास भी मेरी तरह हुकुम का इक्का होगा। पता नहीं हमारे एमसी इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं। और कोच हमारे एमसी के पास जाके कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है बेटा, ध्यान से खेलना और ज्यादा हार जीत की टेंशन मत लेना। और हमारा एमसी बोलता है कि कोच आप टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर जीतूंगा। हमारे एमसी को देखते ही वो मोटा लड़का सोचता है कि ये उन लोगों का हुकुम का इक्का, ये तो इतना पतला है। और वो मोटा लड़का हमारे एमसी से बोलता है कि देखो बच्चे, मैं कमजोरों पे हाथ नहीं उठाता। और इधर सारी लड़कियां लगी पड़ी होती हैं हमारे एमसी को मोटिवेट करने में। और वो मोटा लड़का हमारे एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले 10 मूव्स करने का चांस देता हूँ, ताकि बाद में तुम्हारी ये सारी फैंस गर्ल्स मुझे ये ना कह सके कि मैंने एक कमजोर पे हाथ उठाया। मेरे लिए ये सब बहुत शर्म की बात होगी। और हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। और वो मोटा लड़का हमारे एमसी से कहता है कि तो फिर देर किस बात की, दिखाओ तुम्हें कितना दम है। और ऐसा कहते उस मोटे के पेट पे एक जोर का पंच आके पड़ता है और वो मोटा लड़का हवा में उड़ जाता है और रिंग के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब देख के 1 सेकंड के लिए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और दूसरे ही पल में जीत की सेलिब्रेशन
एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। और वो मोटा लड़का सोचता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये तो साइंस के रूल्स के खिलाफ है। और थोड़ी देर बाद अपोनेंट टीम के कोच हमारे एमसी के कोच के पास आते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे क्लास का वो लड़का तो कमाल का है, उसने एक ही पंच में वैंग जिन को नॉक कर दिया। उसे देख के तो मुझे वू टियान चेंग की याद आ गई, ये लड़का भी लगभग उसी के बराबर है। और ये सुन के हमारे एमसी के कोच कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, वो लड़का तो बिल्कुल मॉन्स्टर था, उसे देख के लगता ही नहीं था कि वो इंसान है। अपने पहले ईयर में ही वू टियांग की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग थी कि ये देख के हमारे प्रिंसिपल भी शॉक हो गए थे। हम देखते हैं कि ये सब बातें हमारे एमसी सुन लेता है और हमारे एमसी हमारे कोच से पूछता है कि आखिर ये वू टियांग कौन है। और तब हमारे एमसी के कोच बोलते हैं कि वो तुम्हारा सीनियर था 5 साल पहले। वू टियांग अपने पहले ही हाई स्कूल ईयर में टॉप 3rd ईयर एलाइड क्लास को क्लियर कर लिया था। स्कूल के बहुत सारे लीडर्स भी उससे डरते थे। वू टियांग अपने पहले ही ईयर में वो 100 मीटर का रेस सिर्फ 6.2 सेकंड्स में पूरा कर सकता था और वो वर्टिकली 3.9 मीटर तक जंप कर सकता था और वो अपने सिंगल हैंड से लगभग 650 किलो तक उठा सकता था। अब बताओ तुम्हें ये सुन के डर लगा? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ थोड़ा सा। और हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि ये सारे स्टैट इम्प्रेसिव तो है, लेकिन ये सब मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल में करता था। सीन कट होता है और हम देखते हैं मिंग शिंग रेस्टोरेंट। हम देखते हैं कि कोच हमारे एमसी को थैंक्स बोल रहे होते हैं सीनियर ईयर 2 के ऑर्डिनरी क्लास को हराने के लिए। वो कहते हैं कि हमारे एमसी की वजह से हम ये मैच जीत पाए और हमें ये कमाल का ट्रीट मिल रहा है। और सब लोग हमारे एमसी को चेयर करने लगते हैं। सब लोग हमारे एमसी से टिप्स और ट्रिक्स मांगने लगते हैं और सब लोग कहते हैं कि प्लीज हमें भी अपने वी चैट के ग्रुप में ज्वाइन कर लो। और हम देखते हैं कि बस एक ही जीत से हमारा एमसी पूरे क्लास में फेमस हो जाता है। पर अचानक से इतने लोगों के उसके करीब आ जाने से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और हम इधर देखते हैं कि हमारे क्वीन हान का पूरा फोकस हमारे एमसी को खाना खिलाने में होता है। और तभी अचानक से हमारे क्वीन हान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही रेस्ट रूम की तरफ भागती है क्योंकि वो अभी भी अपने पेशाब करने की अर्ज को रोक नहीं पाती थी। और वॉशरूम से निकलते वक्त हमारी क्वीन हान कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। वो लड़कियां कह रही होती हैं कि तुमने देखा क्वीन हान कैसे एमसी को ड्रिंक्स और फूड सर्व करती है जैसे कि वो कोई सर्वेंट हो, एक ऐसी सर्वेंट जो अपने मास्टर का हर कहा मानती हो। उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे तो लगता है क्वीन हान हमारे एमसी के तलवे चाट कर ही यहाँ तक पहुंची है। और दूसरी लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, उन दोनों का पावर गैप इतना ज्यादा है कि कभी न कभी उन दोनों का अलग होना ही पड़ेगा। और तभी हमारी क्वीन हान कहती है कि मैं किसी के तलवे नहीं चाटती हूँ, वो सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त है। और हम देखते हैं कि ये सब बोलते वक्त हमारे क्वीन हान के चारों तरफ एक डार्क ऑरा छा जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे क्वीन हान से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। और हमारी क्वीन हान कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने कपड़े गीले नहीं करूंगी। पर इतने बड़े हो जाने के बाद में मैं आज भी अपने कपड़े गीले कर देती हूँ। आज भी मुझे डायपर पहन के सोना पड़ता है जो कि बहुत ही अनोइंग होता है। मुझे बहुत ही ज्यादा डिसेबल फील होता है, एक ऐसा डिसेबल जो अपने पेशाब को भी रोक नहीं सकती। और हमारा एमसी कहता है कि तुम डिसेबल नहीं हो, पेशाब को ना रोक पाना है मुझे लगता है तुम्हारी सुपर पावर है, पर इस पावर को तुमने अभी भी ठीक से काबू नहीं किया है। और हमारी क्वीन बोलती है कि क्या सुपर पावर? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ सुपर पावर, तुम्हारे पास वाटर एफिनिटी की पावर्स हैं। और तभी हमारी क्वीन पूछती है कि तुम तो बचपन से स्ट्रांग हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर है? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ मेरे पास भी तुम्हारी तरह सुपर पावर्स हैं। ये सुन के हमारी क्वीन हान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है पता नहीं मेरे पास किस तरह की पावर्स हैं। और हमारा एमसी कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल सुपर पावर। और अचानक से हमारे एमसी को एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है कि कोई भी मेरे पास मत आना। हम देखते हैं कई सारे पुलिस ऑफिसर एक आदमी को झाड़ू को नीचे रखने के लिए बोल रहे होते हैं। वो सारे ऑफिसर्स पब्लिक सेफ्टी के लिए उन सारे रैट्स को भगाने आए होते हैं, पर वो इंसान इन सारे ऑफिसर्स को अपना काम करने नहीं दे रहा होता है। वो चिल्लाता है कि मेरे भाइयों को मारना बंद करो, तुम लोग फिर आ गए मेरे भाइयों को मारने के लिए, पर मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। ये सब देख के क्वीन हान बोलती है कि लगता है ये इंसान पागल है, ये दिखने में कितना डरावना है। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेंटल पेशेंट ऐसे ही होते हैं, चलो हम घर चलते हैं। नेक्स्ट हमें हमारे एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये सब मिलकर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में ये बताया जा रहा होता है कि एक जवान टीचर कुछ ही हफ्तों पहले गायब हो चुकी है और उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा है। और ये सुन के हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि ये चौथी बार है कि कोई यंग टीचर गायब हो गई है, वो भी इसी महीने में। और हमारे एमसी के डैड बोलते हैं कि चौथी बार नहीं 5वीं बार। ये सारी लड़कियां यंग और खूबसूरत होती हैं और टीवी में ये बताया जा रहा होता है कि रात के समय कहीं भी अकेले ना निकलें, अगर जाना ही है तो पेड्स में जाएं, अकेले ना जाएं। और हमारे एमसी की मॉम हमारे एमसी से कहती हैं कि बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका है, कभी भी क्वीन हान को अकेले कहीं बाहर
जाने मत देना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें शंघाई सिटी के सिक्योरिटी स्टेशन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक ऑफिसर डॉक्टर से पूछ रहा होता है क्या वो एक सच में मेंटल पेशेंट है, और डॉक्टर कहता है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मैंने उसे कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लगता है कि वो गूंगा है। और ऑफिसर कहता है कि वो गूंगा नहीं है, मार्केट के सामने वो नॉन स्टॉप चिल्ला रहा था। तभी उस ऑफिसर को कुछ अजीब सा फील होता है। हम देखते हैं कि उस इंसान के अंदर से डार्क एनर्जी जैसी कुछ निकलने लगती है और देखते ही देखते वो इंसान एक जायंट म्यूटेटेड रैट में बदल जाता है। और ये देखते तुरंत ही वो ऑफिसर हेडक्वार्टर्स फोन कर देता है और तुरंत ही एक साइबॉर्ग भेजने की रिक्वेस्ट करता है। हम देखते हैं कि वो सारे ऑफिसर्स उस जायंट म्यूटेटेड रैट पे नॉन स्टॉप फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स में एक लेडी ऑफिसर हमारे चीफ ऑफिसर को आके बताती है कि सारे साइबॉर्ग मिशन पे गए हैं, यहाँ हमारे पास कोई भी साइबॉर्ग नहीं है। अगर हम अभी मैसेज भेजते हैं तब भी साइबॉर्ग को यहाँ आने में लगभग 10 मिनट तक लग जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं उस जायंट म्यूटेटेड रैट को इस शहर से दूर ले जाने में। वो सब कार में बैठ जाते हैं और उस जायंट रैट को अपने पीछे लगा लेते हैं। चीफ ऑफिसर कहते हैं कि हमें सपोर्ट आने तक इस जायंट म्यूटेटेड रैट को जितना हो सके उतना शहर से दूर रखना है। पर हम देखते हैं कि कार से भी ज्यादा स्पीड से वो रैट इन सब का पीछा कर रहा होता है और कुछ ही मिनटों के चेज में हम देखते हैं कि वो म्यूटेटेड रैट इन सब का एक्सीडेंट करवा देता है और एक घायल ऑफिसर लेडी सोचती है कि लगता है हम लेट हो गए। और जैसे ही वो मॉन्स्टर रैट इन सबको मारने ही वाला होता है तभी एक जोर का धमाका होता है। हम देखते हैं कि एन मौके पे एक लेडी साइबॉर्ग वहां पहुंच गई है और तुरंत ही वो लेडी साइबॉर्ग उस जायंट म्यूटेटेड रैट पे अपने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देती है और इतने घायल होने के बावजूद भी वो रैट गड्ढा करके आखिर में वहां से भाग जाता है। और वो लेडी साइबॉर्ग कहती है कि वो बहुत घायल है, हम चाहे तो अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही सही मौका है उसे मारने का। सीन कट होता है और हमें सुबह 3 बजे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी अभी भी जगा हुआ है और वो अपने नॉवल पे काम कर रहा होता है। हमारा एमसी ये नॉवल लगभग 1.5 महीने से लिख रहा होता है और वो हर रोज लगभग 4000 वर्ड्स लिखता है और लगभग 1.5 महीने में वो 1 लाख वर्ड लिख चुका होता है और उसकी इनकम हुई होती है लगभग 10,000। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि नॉवल के रिलीज होने के बाद मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। और इसी नॉवल के एक्साइटमेंट की वजह से हमारे एमसी देर रात तक जाग रहा होता है। और इतना काम खत्म होने के बाद हमारा एमसी थोड़ा बाहर निकलता है और सोचता है कि रिसेंटली ट्रेनिंग का मैंने अभी रिजल्ट नहीं चेक किया, तो चलो चेक करके आते हैं। और हम देखते हैं कि अब हमारे एमसी लगभग 100 मीटर की रेस को लगभग 3.4 सेकंड में पूरा कर सकता है और वो वर्टिकली लगभग 7.2 मीटर्स तक जंप कर सकता है। और हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। और तभी हमारे एमसी को कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है और हमारा एमसी एक कोने में एक ह्यूमन लाइक फिगर को देखता है और हम देखते हैं कि ये एक रैट मैन होता है जो कि एक छोटे से रैट को पकड़ा हुआ होता है और उसे खाने वाला होता है। और हम देखते हैं कि वो रैट मैन उस छोटे से रैट को ब्रदर बोल के सॉरी बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें खाना तो नहीं चाहता लेकिन मैं अभी बहुत भूखा हूँ। और ये देख के हमारे एमसी को सुबह की न्यूज याद आती है और वो समझ जाता है कि वही रैट है जिसने आज सुबह इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। और हमारे एमसी सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पर हम देखते हैं कि उस रैट मैन की नजर हमारे एमसी पे पड़ जाती है और वो रैट मैन उस रैट से कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा, मुझे एक नया शिकार मिल गया है। और हम देखते हैं कि वो रैट मैन हमारे एमसी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और हमारा एमसी सोचता है कि ये इतना फास्ट है, मुझे तो लग रहा है मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। और हमारा एमसी सोचता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे इससे लड़ना ही होगा। और तुरंत हमारा एमसी उस रैट मैन को एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो रैट मैन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और थोड़ा घायल भी हो जाता है। और वो रैट मैन सोचता है कि मुझे तो लगा था ये एक वीक स्टूडेंट है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर इतनी पावर होगी। तभी वो रैट मैन नोटिस करता है कि हमारे एमसी के हाथ में एक पत्थर है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पत्थर इसके सर पे होता है और हमारा एमसी सोचता है कि मैं अब इसे कोई चांस नहीं दे सकता, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी पत्थरों से उस रैट मैन को छल्ली कर देता है और आखिर में हम देखते हैं कि उस रैट मैन की धज्जियां जमीन पे पड़ी हुई होती हैं और हमारा एमसी इस चांस को भी नहीं गवाता और उस रैट मैन के पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं कि इस जायंट म्यूटेटेड रैट का हमारे एमसी 2% लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर लेता है और अब हमारे एमसी के पास लगभग 7% तक जायंट म्यूटेटेड रैट का जीन है। और हमारे एमसी सोचता है कि पिछले म्यूटेटेड रैट से मुझे ज्यादा एसेंस मिले थे इसके कंपैरिजन में। खैर अब सुबह होने वाली है, मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि उस म्यूटेटेड रैट के डेड बॉडी के पास एक साइबॉर्ग लैंड होती है और वो सोचती है कि आखिर इस रैट मैन को किसने मारा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खंडहर जैसी बिल्डिंग दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा इंसान एक लड़की के बॉडी को उठाया हुआ होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कोई रिचुअल कर रहा है और अगले ही पल में वो बंदा इस लड़की को
वो रैट गॉड को ऑफर करने लगता है और यहाँ हमें पहली बार रैट गॉड का झलक दिखाया जाता है। और रैट गॉड कहता है कि बस एक औरत, क्या तुम मुझे भूखे पेट मारना चाहते हो? ये तो बस मेरे दांतों के बीच में फंस के रह जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस लड़की के साथ तुम्हें भी खा जाऊं। और तभी ये बंदा रैट गॉड के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि रैट गॉड, आजकल लड़कियां रात में कम ही निकल रही हैं और जब दिन में निकल रही होती हैं तो झुंड में निकलती हैं, उन्हें किडनैप करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और रैट गॉड कहता है कि अगली बार मुझे कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी चाहिए। और ये बंदा कहता है कि मैं समझ गया रैट गॉड। और हम देखते हैं कि वो रैट गॉड एक मीट का टुकड़ा इसके सामने भी फेंकता है और ये बंदा उस मांस के टुकड़े को किसी जानवर की तरह खाने लगता है और रैट गॉड को शुक्रिया बोलता है। हम देखते हैं कि ये रैट गॉड उस लड़की को बस एक ही बार में निकल जाता है और पूरे खंडहर में चीखें गूंजने लगती हैं। और रैट गॉड कहता है कि अगली बार मुझे किसी नॉर्मल इंसान का मीट नहीं चाहिए, मुझे एक अमीर इंसान का मीट चाहिए जो कि अपना जिंदगी लग्जरी में बिताता है। इन गरीबों के मुकाबले उन लोगों का मीट ज्यादा रसीला और स्वादिष्ट होता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी और किन्हान पे और हम देखते हैं कि जब भी हमारे एमसी को टाइम मिलता है वो किन्हान को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे किन्हान की सारी गलतियां नोट करता है और उन्हें कैसे ठीक करना है ये भी बताता है, जैसे कि डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देना, सही समय पे हमला करना, एंगल ठीक रखना वगैरह वगैरह। और हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम समझ गए तो चलो मुझ पे हमला करो। और हमारी किन्हान कहती है ठीक है तो फिर ये लो। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी किन्हान के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और हमारा एमसी बोलता है कि पिछली बार से कंपेयर करें तो तुम्हारा एंगल बहुत ही ठीक था और उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा था। और आगे हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत सारी गलतियों को नोट करता है और किन्हान को बताता है कैसे उसे ठीक करना है, जैसे कि लेग किक करते वक्त किस पोजीशन में रहना है वगैरह वगैरह। और जल्दी हमारी किन्हान थक जाती है पर वो फील करती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। और किन्हान हमारे एमसी से कहती है क्या हम 3 बार से ज्यादा एक हफ्ते में ट्रेन नहीं कर सकते? और हमारा एमसी कहता है मुझे लगता है कि हफ्ते में 3 दिन काफी हैं। ऐसे ट्रेनिंग को तुम्हारी बॉडी हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा नहीं सह पाएगी। और इस बात पे हमारी किन्हान मान जाती है। और तभी हमारे एमसी के फोन पे एक स्पेशल न्यूज की नोटिफिकेशन आती है। तो खबर कुछ ऐसी थी, मेगा ड्यूटी ग्रुप नामक एक कंपनी ने एक डिसेबल बट साइबॉर्ग प्रोडिजी वाली लड़की को फ्री ट्रीटमेंट देके उस लड़की की डिसेबिलिटी को हटा के और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइबॉर्ग में बदलने की घोषणा कर देते हैं। और ये लड़की जो कि क्योटो यूनिवर्सिटी की जीनियस थी वो सक्सेसफुली एक 1000 स्किल स्पाइडर बीस्ट के जीन से फ्यूज हो जाती है। और ऐसा करने के बाद ये लड़की वो दूसरी इंसान बन जाती है जो कि बहुत ही कम उम्र में ये एक सक्सेसफुली जीन फ्यूजर बन गई होती है। और ये सब देख के हमारे एमसी सोचता है कि क्या ये सब लोग उस क्योटो प्रोडिजी के बारे में बता रहे हैं। पर आगे हमारे एमसी को पता चलता है कि नॉर्मली कोई भी इंसान तभी जीन फ्यूजन कर सकता है जब वो अपने एडल्टहुड में हो, वरना उसकी बॉडी जीन फ्यूजन को सह नहीं पाएगी और बहुत ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन भी हो सकते हैं। और न्यूज में ये बताते हैं कि ये क्योटो प्रोडिजी जो कि क्योटो यूनिवर्सिटी का जीनियस भी कहलाता है वो सक्सेसफुली 2 बार जीन फ्यूजन कर चुका है, वो भी अपने 18 साल होने से पहले ही। ये एक कमाल का टैलेंट है। और हमारा एमसी सोचता है कि क्या जीन फ्यूजन करना एक अच्छा विकल्प है। सीन कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता है जो कि उसके नॉवल पे आए हुए होते हैं। और इन सारे कमेंट्स में उसे बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही होती हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज इट और लूज इट एंड नेचुरल विजडम ऑफ रूट की वजह से वो 1 महीने में ही अब बस 1 घंटे में 10,000 वर्ड्स लिख सकता है, जिसकी वजह से वो नॉवल लिखने का काम बस 1 घंटे दिन में करता है और जिसकी वजह से उसकी दिनचर्या पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के डैड भी उसके पीछे ही खड़े होते हैं और वो हमारे एमसी को शाबाशी देते हैं कि उसका नॉवल बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर तुम हर रोज 10,000 वर्ड्स लिखते रहो तो तुम्हें महीने में 50,000 येन कमाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर तुम्हारी रॉयल्टी बढ़ गई तो तुम महीने के 100,000 येन भी कमा सकते हो। और हमारा एमसी सोचता है कि 100,000 येन, वो भी महीने की, ये तो कमाल की बात है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे बीस्ट मीट खरीदने में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सोचता है कि शायद पिछले 2 महीने की सैलरी काफी होगी उस ग्रेट ईगल कॉडेक्स के मीट को खरीदने के लिए। अगले सीन में हमें मार्शल आर्ट क्लास दिखाया जाता है जहाँ कोच सबकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ भी हमारे एमसी सबको डोमिनेट कर देता है। वो सबको इतनी बुरी तरह से पछाड़ता है कि वो लोग फाइट बैक भी नहीं कर पाते। और हमारे एमसी को इस ट्रेनिंग सेशन से पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइमल डोमिनेशन अचीवमेंट जल्दी कंप्लीट होने वाला होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारी किन्हान एज यूजुअल लास्ट आती है, पर इस बार वो डिफेंस के साथ साथ थोड़ा फाइट बैक भी करती है। पिछले मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में वो बस 3 सेकंड में ही आउट हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार उसने अपने अपोनेंट को लगभग 3 मिनट तक रोक के रखा। इस बार उसने ना बल्कि अपने ओपोनेंट को रोक के रखा बल्कि बहुत सारे पंचेस और किकेस भी पास किए। और किन्हान की इतने सारे प्रोग्रेस को देख के हमारे कोच बहुत ही ज्यादा खुश
होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे कोच सबको बता रहे होते हैं कि एक महीने में उन लोगों का सेकेंड ईयर एलाइड क्लास से बहुत ही बड़ा मैच है, जो कि सेकेंड ईयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। कोच कहते हैं तुम सबका गोल ये होना चाहिए कि सेकेंड ईयर के लगभग सारे स्टूडेंट्स को हरा देना, भले ही उनके तुम टॉप 3 को ना हरा पाओ। क्या तुम सब इस बारे में कॉन्फिडेंस हो? और सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर, और कोच कहते हैं वेरी गुड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी मार्केट पहुंच गया है और उसके फोन देख के हमें पता चल रहा है कि उसने नॉवल से बहुत ही ज्यादा तगड़े पैसे छापे हैं और वो पहुंच गया होता है ग्रेट ईगल मीट को खरीदने के लिए। और वहाँ जो सेल्स वुमेन रहती है वो हमारे एमसी को बोलती है कि अगर उसने 50 किलो लिया तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा एमसी सोचता है कि जैसा कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं अपने पैसे बचाता हूँ और अगले महीने फिर आता हूँ ताकि मुझे 50 किलो पे 5% डिस्काउंट मिल सके। सीन कट हो गया, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी क्यूनन हमारे एमसी को नई कैफेटेरिया के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि वहाँ बहुत ही अच्छे स्टीर फ्राइज मिलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चल के उन्हें ट्राई करना चाहोगे? और इस बात में हमारे एमसी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कैफेटेरिया पहुंच गए होते हैं और हमारी क्यूनन स्टीर फ्राई के स्मेल से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और हम देखते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर कंप्लीट होते ही इन दोनों के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और हमारी क्यूनन कहती है कि अच्छा वो हम लोग पहले आ गए, वरना हमें भी इनकी तरह लाइन में खड़ा होना पड़ता। और हमारा एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कोई कहता है ये मेरा प्लेस है तो कोई कहता है ये मेरा प्लेस है, मैं पहले आया था। और हम देखते हैं कि हमारा ह्यू बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो बोलता है कि ये मेरा प्लेस है, भाग जाए ऐसा वरना तेरा मैं खोपड़ा फोड़ दूंगा। और वो बंदा बोलता है कि मैं इस प्लेस को नहीं छोड़ूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये देख के हमारी क्यूनन बोलती है शायद हमें ह्यू का मदद करना चाहिए, लेकिन हमारे एमसी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ह्यू इतना कैपेबल है कि वो अपनी फाइट खुद कर सके और वैसे भी वही पहले वहाँ आया था, वो लड़का उसकी जगह छीन रहा है। और हम देखते हैं कि वो लड़का अपने बंदे बुलाने लगता है और उन सब की खुशबू देख के हमारा ह्यू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। और हम देखते हैं कि वो सारे लड़के हमारे ह्यू के सामने आ जाते हैं बिना लाइन के रूल्स को फॉलो किए। ह्यू बोलता है कि आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं कि अचानक से वो सारे लड़के हमारे ह्यू की तरफ मुड़ जाते हैं और हमारा ह्यू समझ जाता है कि वो इन सबको हैंडल नहीं कर पाएगा। तभी हमारी क्यूनन कहती है कि लगता है तुम्हें जाना पड़ेगा। और तुरंत हमारा एमसी उठता है और एक बंदे के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ब्रदर तुम्हें पीछे जाना चाहिए। और वो बंदा कहता है कि अगर मैं पीछे नहीं गया तो तू कर क्या लेगा? और हमारा एमसी बहुत ही प्यार से बोलता है कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। और वो लड़का बोलता है कि ये घिनौनी चाल तुम्हें महंगी पड़ेगी। और हमारा ह्यू बोलता है कि लाइन के बीच में घुसने से ज्यादा घिनौनी चाल और क्या हो सकती है? और हम देखते हैं कि वो लड़के वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक आलीशान विला दिखाया जाता है जो कि शंघाई सिटी में होता है। हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस रैट मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने पुलिस वालों से पंगा ले लिया और अपनी जान गंवा बैठा, पर वो बेवकूफ ये सब डिजर्व भी करता था। उन सारे बंदों में से एक बंदा बोलता है कि मैं तो चाहता ही था कि वो जल्दी मर जाए, वरना वो हमें भी किसी न किसी तरह अपनी चपेट में ले लेता। चेयर पे बैठा इंसान कहता है कि ये लड़का नया है, अब से उस रैट मैन की पदवी यही संभालेगा, तो सभी लोग इससे जान पहचान बढ़ा लो। और वो सबको ये भी बताता है कि जैसा कि रैट गॉड को गरीब लोग नहीं पसंद आ रहे हैं, तो हमें किसी हट्टे कट्टे अमीर इंसान को पकड़ना होगा। और इस काम को तुम सब लोग बहुत ही ध्यान से करना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट रैट गॉड की ऑफरिंग तुम सब होगे। सब सुन के उनमें से एक बंदा कहता है कि एक हायर क्लास इंसान को पकड़ना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है मास्टर। अगर ये नॉर्मल इंसान खोता है तो समाज में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई वेल्दी और फेमस इंसान खो जाएगा तो हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस उतने ज्यादा ठीक नहीं होंगे। तो वो कहता है कि अगर वेल्दी इंसान नहीं तो वेल्दी इंसान के बच्चों को किडनैप करो, इसमें रिस्क भी कम होगा। और वो चेयर पे बैठा बंदा कहता है कि जैसा कि तुम सब लोग नए हो तो पहले किसी ऑर्डिनरी इंसान को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारी इससे ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसके बाद किसी वेल्दी और रिच इंसान को पकड़ना। वो बंदा कहता है कि अगर तुम लोग किसी वेल्दी इंसान के बच्चे को ला सके तो ये ऑफरिंग रैट गॉड को नहीं बल्कि उनके बच्चों को जाएगी। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए लॉर्ड, मैं रैट गॉड के डिवाइन बच्चों के लिए एक सुंदर और एक हैंडसम बच्चा लेके आऊंगा। सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा ह्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मेरे छानबीन से ये पता चला है कि पिछले दिन जो लड़के लाइन में जबरदस्ती घुस रहे हैं वो सेकंड ईयर के क्लास 3 से बिलोंग करते हैं और यही वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है जिसके साथ हमें अगले महीने लड़ना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने एलाइट स्टूडेंट होने के बावजूद भी इनके मैनर्स इतने गंदे हैं। और हमारा एमसी कहता है कि अगर कोई अच्छा पढ़ता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कैरेक्टर वाला भी होगा। और तभी हमारे एमसी अपने फोन में कुछ बहुत ही ज्यादा अलग देखता है। उसे ये पता चलता है कि सेकंड जनरेशन का एक रिच बच्चा गायब हो चुका है और वो सोचता है ये तो 5वां केस है सेकंड जनरेशन के बच्चों को मिसिंग होने का। एक बात तो क्लियर है, ये सारी किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि
क्योंकि किडनैपिंग होने के बाद कभी भी पेरेंट्स को फिरौती के लिए कभी भी फोन नहीं आया। कहीं ये सारी किडनैपिंग रैट गॉड से रिलेटेड तो नहीं। सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कोच बोल रहे होते हैं कि यही वो दिन है जब तुम सब लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थर्ड ईयर के एलाइट स्टूडेंट्स लड़ने वाले हो, जो कि एलाइट स्टूडेंट्स में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है। और हम देखते हैं कि वो सारे लड़के जो कि पिछले हफ्ते लाइन में जबरदस्ती घुस रहे होते हैं, वो सभी हमारे हियू को देख के चिढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ हमारा हियू भी कुछ कम नहीं होता है, वो भी लगा पड़ा होता है। जल्दी सब लोग वार्म अप कर लेते हैं और मैच स्टार्ट होने वाला होता है। और पिछले मैच की तरह ही हमारी क्यूनान सबसे पहले रिंग में जाती है और हम देखते हैं कि अपोनेंट टीम की लड़की बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्यूनान पे एक जोरदार किक मारती है। और ये किक इतना पावरफुल होता है कि हमारे क्यूनान डायरेक्ट रिंग के बाहर जाके गिरती है। और हमारी क्यूनान सोचती है कि उसका किक इतना पावरफुल है कि मेरा टर्टल डिफेंस भी उसके सामने काम नहीं आया। और हम देखते हैं कि वो सीनियर लड़की ना बल्कि हमारी क्यूनान बल्कि ली शुइशिंग और बहुत सारी अदर लड़कियों को भी हरा देती है। पर आखिर में हमारे एमसी की टीम में से एक लड़की जिसके शॉर्ट हेयर थे वो उस लड़की को हरा ही देती है। पर इस लड़की के हारते ही एक दूसरी सीनियर लड़की रिंग में कदम रखती है और फिर से सबको डोमिनेट करने लगती है। वो लड़की अपने सिंगल हैंड से बस 10 मिनट में 9 लोगों को हरा देती है और जिनमें 3 मेल स्टूडेंट्स होते हैं। और देखते ही देखते हमारे एमसी की टीम में हमेशा की तरह बस 4 लोग बच जाते हैं, हमारे एमसी, वैंग शूजी, लिू गैंग और हीयू। और हम देखते हैं कि उन लोगों की टीम में बस 5 लोग हारे हैं और उनके पास अब भी 36 लोग होते हैं जो कि स्टेज पे अभी भी उतरे ही नहीं थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि उन लोगों ने जो 5 स्टूडेंट खोए थे वो सारी लड़कियां थी। हमारे कोच इतना ज्यादा पावर गैप देख के सोच रहे होते हैं कि शायद हम लोग जीत नहीं पाएंगे और नेक्स्ट जाने के लिए हमारे कोच हीयू को चुनते हैं और वो कहते हैं कि हीयू, उनके टीम में बस 6 लड़कियां हैं, क्या तुम उन सबको हरा सकते हो? और हमारा हीयू बोलता है नो प्रॉब्लम सर। और हमारा हीयू अपने मन में सोच रहा होता है कि बस 6 ही क्यों, जितने चाहे उतनी सीनियर लड़कियां भेज दो, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। और हम देखते हैं कि ये काम हमारा हीयू बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देता है और सबके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरता है। वो बहुत ही आसानी से उन 6 की 6 लड़कियों को हरा देता है। और अब रिंग में एंट्री होती है एक मेल ओपोनेंट की और वो कहता है कि चलो इस सब को जल्दी खत्म करते हैं। और हमारा हीयू बोलता है कि तुम्हें बस मैनर्स की नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। और हमारा हीयू मनी मन सोच रहा होता है कि ये उसका पहला मेल ओपोनेंट है, इसे हराना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। अभी हमारा हीयू ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो ओपोनेंट लड़का हमारे हीयू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे हीयू के पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है। और ये मुक्का इतना पावरफुल था कि हमारा हीयू घुटनों पे आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो ओपोनेंट लड़का हमारे हीयू पे पैर रखने वाला होता है और ये देख के हमारे हीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ एक पंच फायर करता है। पर हम देखते हैं कि हमारे हीयू का पंच मिस हो जाता है और वो लड़का हमारे हीयू के एक जोरदार किक मारता है और हमारा हीयू सीधे रिंग के बाहर आके गिरता है। और हम देखते हैं कि वो किक इतना पावरफुल था कि हमारे हीयू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता उनकी टीम का ये सबसे वीकेस्ट प्लेयर है, ये पक्का मेरे से बदला लेने आया था और मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। और वो लड़का हमारे एमसी की तरफ देख के बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम सब लोगों को दूसरे के काम में टांग अड़ाने की आदत है, अगर दम है तो रिंग में आओ वरना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उस लड़के के मुंह से ये सारे शब्द सुनते ही हमारा एमसी तुरंत उस रिंग में एंटर करता है और हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि ये सब सिचुएशन देख के लग रहा था कि मेरी बारी आएगी ही नहीं, लेकिन फाइनली मेरी बारी आ गई। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के रिंग में एंटर होते ही हमारे एमसी के सारे टीममेट हमारे एमसी को चीयर करने लगते हैं। वो सब हमारे एमसी को बोल रहे होते हैं कि उनसे हमारा बदला जरूर लेना, उनको बताओ कि लाइन में घुसना कितना ज्यादा बैड मैनर्स है और उन्हें थोड़ा मैनर्स भी सिखाना, उन सब की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दो। और इधर हम देखते हैं कि मैच शुरू होता है और वो लड़का हमारे एमसी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और हम देखते हैं कि ये लड़का हमारे एमसी की तरफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक लॉन्च करता है और हम देखते हैं कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक को भी हमारा एमसी आंखें बंद करके रोक लेता है। और डॉज के तुरंत बाद हमारा एमसी उस सीनियर का सर पकड़ता है और रिंग के फ्लोर पे दे मारता है, जिससे उस सीनियर की हवा और हेकड़ी दोनों निकल जाती है और हमारा एमसी बहुत ही आराम से उसके बॉडी के ऊपर से वॉक करके निकल जाता है। तुरंत एक और ओपोनेंट रिंग में एंटर होता है और जितनी जल्दी वो एंटर होता है उतनी जल्दी बाहर भी चला जाता है। और ये सब देख के ओपोनेंट टीम के सारे स्टूडेंट शॉक में होते हैं क्योंकि ये लड़का जो अभी हारा है वो उनके टीम का टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में से एक था। और ये सब देख के हमारे एमसी को कोच को डाउट हो जाता है कि हमारा एमसी कहीं ना कहीं अपने पावर्स को छुपा रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों ओदू चोदू के रंग भी उड़े हुए होते हैं। दोनों में से एक बोलता है कि उसने तो अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया लेकिन मुझे पता ये उसकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। और दूसरा कहता है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये एक इंसान है। और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ओपोनेंट टीम की तरफ देखता है और कहता है कि अगला कौन है। और हमारे एमसी के ये एटीट्यूड देख के सबकी फट जाती है और सिर्फ आधे घंटे में जो उनके पास 29 स्टूडेंट बच गए होते हैं उन सबको हमारा एमसी डिफीट कर देता है। हमारा एमसी मनी मन सोचता है कि प्राइमल डोमिनेंस के पॉइंट्स पता नहीं कितने इंक्रीज हुए होंगे। तभी हमारे एमसी के सामने विंडो पॉपअप होता है और उसमें दिखाते हैं कि उसने 1000 में से लगभग 119 लोगों को हरा दिया है। और ये देख के हमारा एमसी बोलता है कि क्या बस 119, ये प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। और हमारा एमसी मनी मन सोचता है कि जब भी
टूर्नामेंट्स होते हैं तो मेरे कोच मुझे लास्ट में भेजते हैं। मैं हमेशा के लिए ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ताकत किसी हाई स्कूल लेवल की नहीं है, उससे भी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता मुझे इन सारे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। तो आज से और अभी से मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगा। सीन कट होता है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे प्रिंसिपल से कुछ ऐसा कहता है कि जो सुन के हमारे प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रिंसिपल कहती हैं कि तुम चाहते हो तुम्हारे लिए एक स्पेशल चैलेंज रखा जाए जिसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स तुम्हें चैलेंज करें और जीतने वाले को प्राइज भी मिले। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि पूरा स्कूल मुझे चैलेंज करे। और इसी नोट के साथ चैप्टर 20 यहीं पे खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच भाई लोग इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। और भाई लोग मुझे पता है वीडियोस थोड़ी लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी काम पे जाता हूँ। ये यूट्यूब मेरा फुल टाइम नहीं है, लेकिन अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मुझे लगता है मैं इसे फुल टाइम करना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज भाई लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि इस वीडियो की रीच और भी ज्यादा बढ़ सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के पार्ट 5 में।